सुप्रभातम। पिछली क्लास में हम लोग पदों पे चर्चा किए थे, है ना। शब्द और पद क्या है, पद के बारे में मैंने चर्चा की थी। आज हम लोग संस्कृत के अनुसार लिंग, वचन और पुरुष पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे हम लोग फिर अनुवाद वगैरह भी बनाएंगे, अनुवाद पे चर्चा करेंगे। तो उसके पहले ये सब जो आधारभूत चीज़ें हैं इनको जानना आवश्यक है, इसीलिए मैंने सबसे पहले पद की चर्चा की। अब पद के बाद आज लिंग, वचन और पुरुष इस पर चर्चा करेंगे। हो सकता है आप ये सब पहले से भी जानते हो, फिर भी एक बार जब अनुवाद बनाना है तो उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उस पर एक बार चर्चा करना आवश्यक है, ताकि आपको जब आप आगे अनुवाद बनाएंगे और भी आप काम करेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सबसे पहले लिंग। लिंग में जैसा कि आप हिंदी में भी पढ़ते होंगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग होता है वह मुख्य रूप से आपको यह ध्यान देना है कि शब्द के आधार पर होता है। शब्द को हम देखते हैं कि जिस शब्द से पुरुष वर्ग का बोध हो वह पुल्लिंग है ना। तो जैसे कहीं भी यदि अब लिंग की चर्चा जब हम करते हैं तो पुल्लिंग, सबसे पहले पुल्लिंग है, तो जिससे पुरुष वर्ग, जिस शब्द से पुरुष वर्ग के शब्दों का बोध हो उसे हम कहते हैं पुल्लिंग। जैसे गजः, शिक्षकः, मेघः, पर्वतः, बालकः, नरः, है ना, वृक्षः, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि जिससे पुरुष वर्ग के शब्दों का बोध हो, शब्द से पुरुष वर्गों का बोध हो तो उसे कहते हैं पुल्लिंग। उसके बाद आता है दूसरा स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री वर्ग के शब्दों का बोध हो। जिस शब्द से स्त्री वर्ग के शब्दों का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रमा, लता, संपत्ति, नदी, लक्ष्मी, है ना। तो ये इसमें कोई समस्या नहीं है, इस तरह से क्लियर हो जाएगा कि पुल्लिंग का बोध, पुल्लिंग पुरुष वर्ग का बोध हो तो पुल्लिंग और स्त्री वर्ग का बोध हो तो स्त्रीलिंग। इसके अतिरिक्त एक और है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में है कि जिससे नपुंसक वर्ग के शब्दों का बोध हो। जैसे फलम, ज्ञानम, अध्ययनम, जीवितम आदि। अब सामान्यतः समझने के लिए प्रायः आप देखेंगे पुल्लिंग में जैसे अंत में विसर्ग आएगा, जैसे गजः, मेघः, पर्वतः, वृक्षः, ये सब पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग के जो शब्द होते हैं प्रायः आप देखेंगे कि या तो आकारांत रहेगा या ईकारांत रहेगा। अकारांत प्रायः स्त्रीलिंग के शब्द नहीं रहते। जैसे आकारांत है लता, रमा। ईकारांत हो गया जैसे मति, संपत्ति। दीर्घ ईकारांत भी हो सकता है जैसे नदी, लक्ष्मी, है ना। तो इस तरह से आकारांत और ईकारांत यदि होगा तो हम इससे समझ लेंगे कि यह स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि शुरू में प्रारंभिक स्थिति में शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है यह भी जानने में दिक्कत होती है। और आगे जब आप क्लास 7 में 8 में आगे जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो रूप देख के सबसे पहले आपको यह समझना पड़ता है कि यह किस लिंग में है, तभी उसी हिसाब से कह या का आप रूप चलाते हैं। तो इसलिए शब्दों को पहचानना कि वह किस लिंग में है यह बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचान लेंगे। उसके बाद तीसरा है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग अंत में हमेशा देखेंगे जैसे म हलंत रहेगा, जैसे फलम, ज्ञानम, अध्ययनम, द्वारम, वातायनम। तो जहाँ भी इस तरह के शब्द हो तो आप समझ लीजिए कि वह नपुंसकलिंग है। अब आप कोई भी व्याकरण की बुक में देखेंगे तो आपको बहुत सा उदाहरण मिल जाएगा, या आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारा एक एक करके देखेंगे, अपने आसपास की चीज़ों को देखिए तो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये अच्छा ये है तो ये पुल्लिंग में आ गया, ये शब्द है तो स्त्रीलिंग में आ गया। तो इस तरह से आप अपना अभ्यास कार्य करके अपने अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। तो इससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आते हैं दूसरा वचन। वचन
जैसा कि हिंदी में भी आप पढ़े हैं। एक वचन यदि एक संख्या का बोध हो तो एक वचन, एक यदि बोध हो, और यदि दो का बोध हो तो द्विवचन, और यदि दो से ज्यादा का बोध हो, मैंने 3, 4, 10, 5, 100, 1000 कितना भी हो, मतलब दो से ज्यादा, तो उसे कहेंगे बहुवचन, है ना। क्लियर है। यदि एक शब्द का बोध हो, एक, तो उसको कहेंगे एक वचन। यदि दो का बोध हो तो उसे कहेंगे द्विवचन, और यदि दो से अधिक का बोध हो तो उसे कहेंगे बहुवचन। किसी शब्द का जब शब्द रूप चलता है तो आप उसका देखते हैं ना, सातों विभक्ति में तीनों वचनों में चलता है। जैसे आप बालक का रूप याद करते हैं, बालक मान लीजिए बालक प्रथमा विभक्ति, तो उसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचन रूप करते हैं। बालकः, बालकौ, बालकाः, है ना। यदि एक वचन है तो बालकः, एकः बालकः। यदि द्विवचन है तो दो बालक, तो कहते हैं द्वौ बालकौ। और यदि बहुवचन आता है तो कहते हैं पंच बालकाः, बालकाः कर देते हैं, बालकः, बालकौ, बालकाः। तो बहुवचन है तो बालकाः। चत्वारः बालकाः, त्रयः बालकाः, है ना। तो उस तरह से वही एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ, और बहुवचन में बालकाः। इसी तरह से यदि किसी का भी यदि शब्द रूप चलाते हैं तो आप प्रायः देखते हैं कि उसका तीनों वचनों में प्रयोग होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसके बाद हम आते हैं पुरुष में। पुरुष, जब आप संस्कृत व्याकरण या व्याकरण पढ़ते हैं तो वह चाहे संस्कृत व्याकरण हो या हिंदी व्याकरण हो या किसी भी भाषा, इंग्लिश का ग्रामर हो या कोई भी भाषा का व्याकरण हो, उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आधारभूत चीज़ें हैं, वह तो आपको जानना ही है, वो करना ही पड़ता है, और वो प्रायः सभी भाषाओं में है। जैसे अभी आप पुरुष पढ़ेंगे संस्कृत में, इसको आप हिंदी में भी पढ़े होंगे पुरुष के रूप में, और इंग्लिश में भी आप पढ़ते हैं पर्सन के रूप में, है ना। तो संस्कृत में पुरुष भी तीन माने गए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जहाँ चर्चा होती है वहाँ हम स्टार्ट करते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना। लेकिन आप हिंदी यदि इंग्लिश में वही आप जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहाँ संस्कृत और इंग्लिश का कॉम्परेटिवली आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन पहले क्या है ये समझ लीजिए, जो वक्ता होता है। तो जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हुई, फर्स्ट पर्सन। जो वक्ता होता है वह उत्तम पुरुष होता है, यानी वह फर्स्ट पर्सन होता है। इंग्लिश में आप कहें तो फर्स्ट पर्सन हो गया, और संस्कृत में कहें तो वह उत्तम पुरुष होता है। जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, वह उत्तम पुरुष होगा, यानी कि वह फर्स्ट पर्सन होगा। और मैं आपसे बोल रही हूँ, सामने जो सुनने वाला है मैं उससे बोल रही हूँ, तो सामने जो है वह हुआ सेकंड पर्सन। मैं आपसे बोल रही हूँ तो आप हुए सेकंड पर्सन, है ना। मैं बोल रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष। मैं आपसे बोल रही हूँ तो आप हुए सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष। और मैं आपसे किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, चाहे वो कोई भी हो, तो मैं जिस किसी के बारे में भी आपसे बात कर रही हूँ वह हो जाएगा थर्ड पर्सन, और उसी को संस्कृत में कहते हैं प्रथम पुरुष, है ना। तो आप संस्कृत में यदि कहेंगे तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और इंग्लिश में उसी को पलट देना है। जो उत्तम पुरुष है वो फर्स्ट पर्सन होगा, जो मध्यम पुरुष है वो सेकंड पर्सन होगा, और जो प्रथम पुरुष है वह थर्ड पर्सन होगा, है ना। अब उत्तम पुरुष यानी कि मैं, तो इसका भी अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि तीनों वचनों में होता है। तो जैसे अहम माने मैं, एक वचन, हम दोनों द्विवचन हो गया, आवाम, और हम सब, हम सभी बहुवचन हो गया, तो अहम, आवाम, वयम। और वही हम यदि मध्यम पुरुष में लेते हैं तो सामने यदि एक है तो कहेंगे त्वम, यदि दो लोग हैं तो त्वम, युवाम, दोनों के लिए, और सबके लिए, सामने जितने हैं सबके लिए कहेंगे तो त्वम, युवाम, बहुवचन में हो जाएगा यूयम, है ना। और वही
कि थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, यानी थर्ड पर्सन यानी प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा, सह वह। यदि स्त्रीलिंग है तो सा, पुल्लिंग है तो सह। यदि सह होगा तो सह तौ ते, तौ द्विवचन ते बहुवचन। और यदि स्त्रीलिंग का शब्द है सा होगा तो सा एक वचन, ते द्विवचन और ताह बहुवचन, है ना। तो यह ध्यान देना होगा कि पुल्लिंग है तो सह तौ ते और स्त्रीलिंग है तो सा ते ता, है ना। तो हम जब कभी भी अनुवाद बनाएंगे, आगे हम अनुवाद पे भी चर्चा करेंगे, तो इसलिए उसके लिए यह तीनों जानना आवश्यक है, शब्द और पद, क्योंकि हमने चर्चा कर लिया पहले, और उसके बाद लिंग, पुरुष और वचन। लिंग पुरुष वचन हम जानेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। इसीलिए आज की कक्षा में हम लोगों ने लिंग पुरुष वचन पे चर्चा की, है ना। अब आप इस पे चिंतन मनन करके देखेंगे, फिर जैसा होगा फिर इसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे।